अरे परेशानी की कोई बात नहीं है, आपकी बहू उम्मीद से है, डॉक्टर हंसते हुए बोली थी। जबकि सबके सरों पर जैसे आसमान गिर पड़ा। वहीं ईशा ने बेसाख्ता डॉक्टर की बात सुनी और फिर अविश्वास से वेदांत की तरफ देखा, जिसका दिल इस खबर पर एक अलग अंदाज में धड़क उठा था। नीरज ने भी हैरत और अविश्वास से उसकी तरफ देखा, जो खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी। आप सच कह रही हैं? मतलब कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? सुनैना जी ने एक आखिरी उम्मीद से पूछा। इस पर डॉक्टर ने हैरत से उन्हें देखा था, जैसे उसे यकीन न हो कि कोई सास अपनी बहू की उम्मीद के होने पर खुश नहीं है। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ, ये वाकई उम्मीद से हैं। वो दोबारा से अपने शब्दों पर जोर देती हुई बोली। डॉक्टर की ये बात सुनकर नीरज ने उन्हें बाहर आने का इशारा किया। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही सरला जी उसकी तरफ बढ़ी और उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। किसकी गंदगी पाल रखी है तूने अपने पेट में? क्या करती फिर रही थी हमारे पीछे? किसका गंदा खून है ये? वो मारते हुए सवाल पर सवाल किए जा रही थीं। उनकी मार की शिद्दत सह न पाने पर ईशा बुरी तरह रो पड़ी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर सरला जी सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ईशा, इस बार सुनैना जी ने अपनी सास को पीछे करते हुए उसके करीब आकर कहा, किसका बच्चा है ये? वो भी बेसाख्ता पूछने लगी। उनके शब्दों में यकीन टूटने की चुभन साफ झलक रही थी। ईशा रोते हुए वेदांत की ओर बढ़ी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे वेदांत? वो उसके कंधे पर हाथ रखती हैरत से पूछने लगी, जबकि वेदांत एक झटके में ही उसे परे झटक गया। अपने गंदे हाथ दूर रखो मुझसे, वो उसे धक्का देते हुए बोला, जिस पर वो गिरते गिरते बची और वहीं ठिठक कर उसे देखने लगी। आंखें हैरत से फैल गई थीं। वो ये क्या कह रहा था? उसे समझ नहीं आया। क्या वो इस बच्चे को अपना मानने से इनकार कर रहा था? अचानक ही माहौल में घुटन सी भर गई थी। वो 2 कदम पीछे हुई और अचानक ही सिर नाम में हिलाने लगी। बोलो, जवाब दो, किसका बच्चा है ये? सुनैना जी ने सख्ती से पूछते हुए कहा। और वेदांत से क्या पूछ रही हो? बताओ, किसकी गंदगी है? उनके चिल्लाने पर ईशा जमीन पर बैठती चली गई और आंसुओं में डूब कर बोली, ये गंदगी नहीं है, ये अपवित्र नहीं है, ये पवित्र है। इस हवेली के इकलौते वारिस का बच्चा है ये, जो अब खामोशी से मेरी इज्जत का तमाशा बना रहा है। उन सब के मुंह से बार बार अपने बच्चे के लिए गंदगी शब्द सुन सुनकर वो बुरी तरह सिसकते हुए बोली थी, और उसकी इस बात पर हर तरफ सन्नाटा छा गया था। वो डरते डरते उसके कमरे में कदम रख चुकी थी। वो बेड पर औंधे मुंह किए लेटा हुआ था। ईशा उसके कमरे में पहले भी कई बार आ चुकी थी, मगर उसकी मौजूदगी में पहली बार आई थी। वो आना नहीं चाहती थी, मगर दादी जी की दहाड़ से डरकर कदम रख ही दिए थे। अभी वो उसकी ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ ही रही थी कि वो करवट बदल गया। उसके यूं करवट लेने पर उसका खूबसूरत चेहरा सामने आ गया। गोरी रंगत, खड़ी ऊंची नाक, खूबसूरत होंठ और ब्राउन दाढ़ी उसके चेहरे पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो यहाँ किस मकसद से आई थी वो ये भूल गई थी, बस उसे देखती चली गई। वो बाकी खूबसूरत था, मगर उसकी खड़ी नाक उसकी सुंदरता को और भी निखार रही थी, और आंखों का खेल तो अभी भी बाकी था। शायद उसकी नज़रों की तपिश का असर था कि उसकी नींद में खलल पड़ा था। उसने हल्की सी आंखें खोली। इससे पहले ही ईशा अपना रुख मोड़ चुकी थी। वो कमरे की सफाई करने ही लगी कि उसकी दहाड़ एकदम गूंज उठी। हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? उसकी तेज आवाज़ ने उसे डर के मारे चीखने पर मजबूर कर दिया था। ईशा दिल पर हाथ रखकर उसकी तरफ मुड़ी। उसकी शहद रंगी सुनहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुछ पल के लिए वो उन खूबसूरत आंखों में खो सी गई। उसने लड़कियों के हुस्न के चर्चे सुने थे, मगर कोई मर्द भी इतना खूबसूरत हो सकता है, उसने कभी सोचा नहीं था। वो नींद से बोझिल आंखों से उसे देख रहा था, जबकि वो चेहरा झुकाए खड़ी थी, जैसे खुद से ही छुप रही हो। उसकी इस उसके इस अंदाज पर वो आईब्रो उचकाकर उसे देखने लगा, जैसे कह रहा हो, यहाँ शर्म का नाटक दिखाने की जरूरत नहीं। उसकी आंखों की लाली देखते हुए ईशा अपना दिल थाम कर कमरे से बाहर जाने को हुई। तभी उसने उसे रोक लिया। पहले ये बताओ, मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चोरी करने आई हो? वो ब्लैंकेट एक झटके से हटाते हुए गरजा था। ईशा जल्दी से ना में सिर हिलाने लगी और डर भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। नहीं, मैं तो यहाँ सफाई, वो कहने की कोशिश कर रही थी, मगर चाहकर भी आगे कुछ कह न पाई। वो उसे घूरते हुए सिर हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, हाँ हाँ आगे बोलो, जबकि बर्दाश्त के मारे उसकी रगें फड़कने लगी थीं। वो अपने कमरे में किसी को भी आने नहीं देता था, और ये बात हवेली के सब लोग जानते थे। तो फिर ये लड़की कौन थी और उसके कमरे में क्या कर रही थी? माँ जी, ये क्या कर दिया आपने?
आप जानती तो हैं वो गुस्से का कितना तेज है, जान से मार देगा उस लड़की को। सुनैना जी ने अपनी सास सरला जी की तरफ देखते हुए परेशानी से कहा, जो चेहरे पर शैतानी मुस्कान सजाए सीढ़ियों की तरफ देख रही थीं। सुनैना जी की बात पर जब सरला जी ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और बोली, अब तुम ऐतराज करोगी हमारी बातों से, हमारे किए गए फैसलों से। उनका लहजा ही सुनैना जी का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी था। सुनैना जी अब उस बच्ची के लिए बस दुआ ही कर सकती थीं। हाय ब्यूटीफुल लेडीज़, ये क्या कर रही हैं आप? वो जो अभी अभी घर में दाखिल हुआ था अपनी दादी के चेहरे पर गुस्सा और माँ के चेहरे पर परेशानी वाले भाव देखकर कहने लगा। सुनैना जी कुछ बोलने ही वाली थीं कि सरला जी ने उन्हें चुप करा दिया। कुछ नहीं, हम तो अपने लाडले पोते का इंतजार कर रहे हैं। वो सुनैना जी को चुप रहने का इशारा करते हुए बोली थीं, जिस पर सामने वाला थोड़ा सा मगरूर हुआ था। अरे वाह, हमारा इंतजार किया जा रहा है, खैरियत तो है। वो जानता था ये ख़ास शब्द उसके लिए नहीं है, बल्कि उसके बड़े भाई वेदांत ठाकुर के लिए कहे गए थे। तब भी जानबूझकर शरारती अंदाज में बोला था, जिस पर सरला जी की आंखें सिकुड़ गईं। इतनी खुशफहमियाँ अच्छी नहीं होती छोटे ठाकुर, वो उन्हें कुछ जताना चाह रही थीं। वो उनकी बात न समझते हुए मुस्कुराया और आगे बोला, अपनी दादी का न सही, अपनी माँ का तो लाडला हूँ ना मैं। वो अपने बालों में हाथ फेरता अपनी माँ की तरफ बढ़ा, जिस पर वो सदके बारी जाती उससे गले से लगा बैठी थी और उसे ढेर सारा प्यार कर लिया। अपनी माँ से मिलने वाले इस प्यार पर उसने अपनी दादी की तरफ एक दिल जली सी मुस्कान डाली थी और उसकी ये मुस्कान देखकर सरला जी का मुंह बिगड़ गया और ऊपर की ओर देखने लगी जहाँ से उनके बड़े पोते को आना था। ये कलमुही कहाँ मर गई, कहीं मार वार तो नहीं दिया उसने? उन्होंने अपने ख़ास अंदाज में कहा। उनके शब्दों में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं थी। सुनैना जी ने उनकी बात सुनकर दहलते दिल से उनकी ओर देखा। भगवान न करे माँ जी। वो दिल पर हाथ रखकर एक बार फिर ऊपर की ओर देखने लगीं, जबकि नीरज ये सब हैरत से देख रहा था। क्या हुआ, किसकी बात हो रही है? वो पूछे बिना न रह सका। उसका दिल अचानक ही जोर से धड़कने लगा था। ईशा को माँ जी ने वेदांत के कमरे में भेज दिया है और वो दोनों अभी तक वापस नहीं आए। सुनैना जी डरते डरते बोलीं, जिस पर नीरज ने हैरत से अपनी दादी की ओर देखा। वो जानता था कि अपने दरिंदे जैसे पोते को देखते हुए उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और ऊपर की तरफ बढ़ गया। नीचे सुनैना जी और सरला जी भी परेशानी से उसके पीछे पीछे गई थीं। दादी जी ने भेजा था, कह रही थी आपको बुला कर लाऊं। ईशा अटकते अटकते जवाब दे रही थी, जिस पर उसने उसकी कलाई पकड़कर जोर से मरोड़ दी। दर्द की तेज लहर उसके बाजू में उठी और वो चीख पड़ी, झूठ बोल रही हो मेरे साथ। वो बेहद गुस्से से उसके मुंह पर गरजा था। वो डरते डरते सर नामे हिलाने लगी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, उन्होंने ही मुझे। वो कुछ कहना चाहती थी कि तभी अगले ही पल वेदांत ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसके इस जोरदार थप्पड़ से वो कुछ कदम पीछे जाकर गिरी थी। कितना जालिम था ये इंसान। उसे अपना सर बुरी तरह चकराता महसूस हो रहा था, जबकि वो एक बार फिर नीचे झुककर उसके चेहरे को अपनी पकड़ में लेकर उसकी आंखों में आंखें डाल गया। आइंदा मेरे कमरे में आने से पहले 100 बार सोचना, वो उंगली उठाकर वार्न करता हुआ बोला, जिस पर ईशा बुरी तरह रोती हुई सिर हाँ में हिलाने लगी। सामने वाले को क्या कुछ याद नहीं आया था? उसे देखकर उसकी जान, उसकी ज़िंदगी, उसका गुरूर, उसका दिल, सब कुछ लुट चुका था। कुछ भी तो उसे नहीं मिला था। एक रिश्ता था उसके पास और वो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो गया था। ये लड़की जो उसके दुश्मन की सबसे करीबी थी, उसी के कमरे में खड़ी थी, तो वो खुद पर कैसे कंट्रोल कर सकता था? उसका दिल चाहता था इस लड़की को अभी के अभी ख़त्म कर दे और अपने दिल को थोड़ा सुकून दे, मगर फिर भी उसने थोड़ा रहम दिखाया और पाँव की ठोकर से जोर से ईशा को मारा। वो एक बार फिर नीचे गिरी और उसने दोबारा उसे ठोकर मारी और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि वो वॉशरूम में दाखिल होता, कमरे का दरवाज़ा खुला और पीछे से वो तीनों अंदर दाखिल हुए। उन्हें यूँ अपने कमरे में फूली सांसों के बीच देखकर वो समझ चुका था कि वो क्यों आए हैं, और तभी वो जोर से हंस पड़ा। अगर मुझसे इतना डर लगता है तुम सबको, तो करते ही क्यों हो तुम ऐसे काम जो मुझे दरिंदा बनने पर मजबूर कर दें। वो साइड पर रखी टेबल से बांस उठाकर ज़मीन पर दे मारता है और बुरी तरह चीखा। उसका ये पागलपन भरी हालत देखकर नीरज और सुनैना जी ने अफसोस से सरला जी की ओर देखा, जो अब अनजान बनकर अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही थीं। उनकी इस लापरवाही को देखते हुए सुनैना जी ने अफसोस से सिर हिलाया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान जी, मेरी सास को एक अच्छा इंसान बना दे, उनके दिल में अच्छाई पैदा कर दे।
फिर वो आगे बढ़ी और नीचे गिरी हुई ईशा को सहारा देकर उठाया। ईशा उनके सहारे उठने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहते देखकर सुनैना जी का दिल भर आया। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, सब ठीक है, चलो मेरे साथ। वो उसकी कांच जैसी हरी आंखों से आंसू पोंछते हुए मोहब्बत से बोली। उनकी इतनी मोहब्बत देखकर ईशा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे यूं रोते देखकर नीरज ने कहर बरसाती नजरों से बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा। तभी अंदर से फिर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई थी। अगर अब मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज गूंजी तो मैं उसकी जान लेने से भी परहेज नहीं करूंगा। वो दहाड़ता हुआ अंदर से गरजा था। वो अब न सिर्फ चीजें तोड़ रहा था बल्कि बाहर खड़े सबको चेतावनी भी दे रहा था। उसकी इस दहाड़ पर ईशा डर कर सुनैना जी के सीने से लग गई थी। लेकर चलो इन्हें, नीरज ने अपनी माँ को इशारा किया, जिस पर वो सर हिलाती हुई ईशा को लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ठाकुर हवेली में प्रताप ठाकुर की हुकूमत चलती थी। उनकी शादी सरला जी से हुई थी। सरला जी का एक बेटा था सूरज ठाकुर, और सूरज ठाकुर की शादी सुनैना जी से हुई थी। उनके 2 बच्चे थे, वेदांत ठाकुर और नीरज ठाकुर। प्रताप ठाकुर के गुजर जाने के बाद सूरज ठाकुर अपनी माँ, बीबी और बच्चों के साथ लंदन जाकर शिफ्ट हो गए थे। यहाँ सुनैना जी की दोस्ती प्रभा जी से हुई। जब परदेश में कोई अपने देश का मिल जाए तो वो दिल के बेहद करीब लगता है। फिर प्रभा जी और सुनैना जी में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों सगी बहनों की तरह एक साथ रहती। प्रभा जी की शादी को 1 साल हुआ था और वो भी अपने पति के साथ लंदन में ही रहने आ गई थी। कुछ महीने बाद उन्होंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। लेकिन बच्चियों को जन्म देने के बाद प्रभा जी काफ़ी बीमार हो गई थी और बच्चियों की देखभाल नहीं कर पा रही थी। ऐसे में सुनैना जी ने ही दोनों बच्चियों की देखभाल बिल्कुल एक माँ बनकर की थी। उस वक्त उनके अपने दोनों बच्चे भी इतने बड़े नहीं थे, इसीलिए 2 नवजात बच्चियों को संभालते संभालते वो बहुत थक जाती थीं। फिर एक मेड का इंतजाम किया गया और बच्चियों को टॉप फीट पर रखा गया। प्रभा जी की हालत सुधरने में कम से कम 2 साल लग गए थे और ये पूरे 2 साल तक सुनैना जी उन बच्चियों की माँ बनकर रहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों बच्चियां रिया और ईशा अपनी माँ से ज़्यादा सुनैना जी के करीब रहीं। जैसे तैसे वक्त गुजर गया, बच्चे जवान हो गए। रिया की शादी विपुल से हुई, जो शादी के 1 साल बाद ही उसे तलाक देकर अलग हो गया था। इस कैद से आज़ाद होकर रिया अपने देश हिंदुस्तान लौट आई और वहीं रहकर नौकरी करने लगी। लंदन में उसका आना जाना बहुत कम होता था। जब भी आती तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन से मिलने। प्रभा जी और उनके पति की 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। पीछे ईशा बची थी, जिसका सुनैना जी के अलावा इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। वो किसके सहारे जीती, कौन उसके सर पर हाथ रखता, उसका तो कोई भी नहीं था। वो आंसू पोंछती चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती। सुनैना जी दिल की बहुत नरम औरत थीं और उन्होंने तो इन बच्चियों को अपना बच्चा समझकर पाला था। वो उसे बेसहारा कैसे छोड़ सकती थीं। मासूम बच्ची की उदासी और तन्हाई देखी न गई, इसीलिए वो उसे अपने साथ अपनी हवेली में ले आई। ईशा को हवेली लाने पर सबसे ज़्यादा गुस्सा सरला जी को आया था। उन्होंने बहुत बाबेला मचाया और ईशा को अपनी हवेली में रखने के लिए सख्त मना कर दिया। लेकिन सुनैना जी ने उन्हें जैसे तैसे मना लिया। जब से ईशा ठाकुर हवेली आई थी, दादी की खरी खोटी बातों ने उसे उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई थी जितना उस दरिंदे ने उसका जीना हराम कर रखा था। आंटी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना। रिया से मेरी बात करवा दें या फिर मुझे किसी एनजीओ में भेज दें प्लीज़। वो न जाने क्यों बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो इस घर में किसी भी कीमत पर रहना नहीं चाहती थी। सुनैना जी ने उसकी बात पर होंठ भींच लिए। अगर वो रिया से बात करती तो यकीनन रिया उसे अपने साथ इंडिया ले जाती, क्योंकि रिया को अपनी बहन ईशा से बहुत मोहब्बत थी। लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि रिया खुद भी स्ट्रगल कर रही थी। उसका वहाँ अपना कुछ भी नहीं था। अगर वो ईशा को अपने साथ ले जाती तो उस पर बोझ और भी बढ़ जाता। तभी वो ईशा को समझाने लगी, बेटा आप उसके कमरे में गई थी, तभी तो वो गुस्सा कर रहा था, इसीलिए अपने आपे से बाहर हो गया था। कुछ दिन बर्दाश्त कर लो मेरा बच्चा। वो मोहब्बत से उसके बाल सहलाते हुए बोली, डर को दिल से निकाल दो बेटा। जब तक तुम डर को खुद पर हावी होने दोगी तब तक वो तुम्हारे सर पर सवार रहेगा। और ईशा रोते हुए उनके सीने से लग गई और धीरे धीरे उसकी थकान और डर नींद में बदलने लगा। सुनैना जी उसे थपथपाते हुए सुलाने लगी, सो जाओ मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। उनकी मीठी मीठी बातें सुनते सुनते ईशा नींद की आगोश में समा गई। वहीं दूसरी तरफ वेदांत अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने एक डायरी खुली पड़ी थी। उन पन्नों पर लिखे शब्द उसकी रगों में तूफान मचा रहे थे। उसकी उंगलियां उन शब्दों पर फिसल रही थीं, जैसे वो हर अक्षर को अपने सीने में उतार लेना चाहता हो।
डायरी में लिखा था, हर्षित, शादी के बाद हम दोनों इंडिया जाकर नैनीताल वाले घर में रहेंगे। वहाँ हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये रिया के शब्द थे। उसकी आंखों में चमक, उसकी मुस्कान, उसका सपना सब उन पन्नों में कैद था। वो आगे पढ़ने लगा। लेकिन इतनी ठंड में कैसे रह पाएंगे? उसने रिया से पूछा। हर्षित ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर चुम्बन दिया और बोला, अरे सर्दियों में हम वापस आ जाया करेंगे मैडम, और जैसा मेरी जान कहेगी वैसा ही होगा। रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। पापा मान जाएंगे? उसने डरते डरते पूछा। हर्षित ने उसे अपनी बाहों में भींचते हुए कहा, क्यों नहीं मानेंगे? मुझ में कौन सी कमी है? और फिर जिन्हें तुम खुशफहमियाँ कह रही हो ना, वो मेरा खुद पर कॉन्फिडेंस है मैडम। रिया उसकी बातों पर शर्मा गई थी। उस पल उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ बस हर्षित की बाहों में रहना ही लगा था। लेकिन तभी हवा के झोंके कानों में फुसफुस आ गए। तुम्हारी खुशियाँ ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में एक तूफान आने वाला है। रिया और हर्षित बेखबर अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। वेदांत ने डायरी बंद की, मगर आंसू उसकी पलकों पर ठहर नहीं पाए। फ़ोन की घंटी बजी तो उसने जल्दी से आंखों की नमी पोंछी और फ़ोन उठाया। क्लाइंट से बात करता हुआ वो बालकनी में चला गया, लेकिन दिमाग उसका कहीं और भाग रहा था। फ़ोन रखते ही उसने डायरी को अलमारी में छिपाया और गाड़ी की चाबियां उठाकर घर से बाहर निकल पड़ा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो किसी बड़े फैसले तक पहुंच चुका हो। इस बात को 3 दिन गुजर चुके थे। ईशा डर से इस कदर सहमी हुई थी कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। खाना भी अपने कमरे में मंगवा लेती। उसके दिल पर उस दिन की चोट इतनी गहरी थी कि वो उसका सामना दोबारा नहीं करना चाहती थी। मगर जिस तरह से वो उससे डरकर भाग रही थी, सामने वाला मानो सब कुछ भूल चुका था। उस रात ईशा बिस्तर पर बैठी हुई थी कि तभी खाना खा रही थी कि तभी उसकी नज़र छत पर गई। वहाँ एक बड़ी सी छिपकली लटकी हुई थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और अगले ही पल एक दिल दहला देने वाली चीख उसके होठों से निकली थी। वो बुरी तरह उछलकर बिस्तर से नीचे कूद गई और दीवार से चिपक कर जोर जोर से चीखने लगी। उसी वक्त नीरज वहाँ से गुजर रहा था। उसकी चीखें सुनकर वो घबरा गया और दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुआ। ईशा, क्या हुआ आपको? वो नासमझी से उसे देख रहा था, जबकि वो आंखें मीचे बस चिल्लाए जा रही थी। छिपकली, वो ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। उसने हैरत से छत की ओर देखा, जहाँ एक छोटी सी छिपकली दीवार से चिपकी हुई थी। अपने आप को देखो और उसे देखो, फिर सोचो खतरनाक कौन है किसके लिए। उसने छिपकली की हालत देखकर उसके भरे भरे फिगर पर चोट कर दी। उसकी बात सुनकर वो आंखें खोलती उसे गुस्से से घूरने लगी। मेरी सेहत पर बातें मत कीजिए, खाते पीते घर की हूँ मैं। और आपको क्या प्रॉब्लम है? वो गुस्से में बोली और आगे की ओर बढ़ने लगी, मगर छिपकली देखते ही कदम रुककर पीछे हट गई। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में मैं तो ये देख रहा था, जो रोल इस छिपकली को निभाना चाहिए वो रोल तुम निभा रही हो। वो उसे बातों में उलझा रहा था और धीरे धीरे छिपकली की तरफ बढ़ रहा था। उसकी बात पर वो गुस्से से घूमी और बोली, मेरा एक धक्का तुम्हें सीधा नरक में पहुंचा देगा। वो गर्दन अकड़ाकर जताने लगी। उसकी बात पर उसने बनावटी हैरत से आंखें चौड़ी कर दी। सच में? लेकिन नरक क्यों? आप तो स्वर्ग की भी सैर करवा सकती हैं मैडम। उसकी बात पर वो सिर हिलाकर बोली, आपके कर्म हैं स्वर्ग में जाने वाले। उसकी नज़रें उसे चीरती हुई पूछने बल लगीं, तो वो धीरे से मुस्कुराया। अरे ऐसा क्यों सोचा आपने? इतना अच्छा इंसान हूँ मैं। मेरे जैसा इंसान तो दुनिया में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वो जानबूझकर शेखी बघार रहा था। उसकी बात पर वो तंजिया अंदाज में सिर झटक गई। जब वो कमरे से जाने लगा तो उसने शक भरी नज़रों से उसे देखा। अरे ये छिपकली इधर आ गई तो? वो उसकी शक भरी नज़रों से झुंझलाकर बोला, अच्छा ठीक है, जब ये छिपकली कमरे से बाहर निकाल दूं तब कमरे में आ जाइएगा। वो समझाने वाले अंदाज में सिर हिलाती वहाँ से चली गई, जबकि नीरज अब छिपकली को देखकर रह गया था। इस कमरे से इसे कैसे निकाले ये फिलहाल उसकी समझ से बाहर था। वो रात के दूसरे पहर अपनी बालकनी में ठिठुरती ठंड में बिना शर्ट के खड़ा कॉफ़ी पी रहा था। उसकी आंखों के सामने यादों के धुंधले मंजर लहरा रहे थे। मेरी जान, इतना इंतजार क्यों करवाती हो? जानती हो ना मैं सब्र नहीं कर सकता। वो कब से कॉल कर रहा था और दूसरी तरफ से इग्नोर किया जा रहा था। अब कॉल पिक होते ही वो अपने गिले शिकवे शुरू कर चुका था। उसकी बात पर सामने से खनकती हुई हंसी सुनाई दी। यार, पापा के पास बैठी थी, और अगर मेरे लिए इंतजार नहीं कर सकते तो किसके लिए कर सकते हो? वो उसकी बात पर नाराज हुई तो वो मुस्कुराकर बोला, कानों का इलाज करवाओ मैडम। मैंने सब्र कहा था, इंतजार नहीं।
उसकी बात पर वो हंस पड़ी और फिर बोली, अच्छा आज पापा से हमारे रिश्ते की बात करूंगी, फिर कल परसों तक तुम रिश्ता भेज देना, डन है? उसकी बात सुनकर वो खुशी से चिल्ला पड़ा। क्या वाकई? उसकी आवाज़ कान फाड़ देने वाली थी और वो जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ हाँ, एकदम सच। उसकी हाँ सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसका मन हुआ उसी पल पहुंचकर उसे बाहों में भर ले और बेतहाशा चूम डाले। इतनी बड़ी खुशखबरी ने उसे पागल कर दिया था। तभी उसके हाथ से कप छूट गया। गर्म कॉफी हाथ पर गिरी और वो प्रेजेंट में लौट आया। उसने आंखें खोल दी। उसका दिमाग फटने वाला था। ये सब बातें, ये सब यादें उसे दर्द दे रही थीं। उसके गले से ऐसी चीख निकली मानो आसमान फट जाएगा। जिसने भी सुनी होगी उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके कमरे की खिड़की से उसे देखती वो लड़की डर और हैरानी से भर गई। ये क्यों चीख रहा है? क्या हुआ इसे? वो जानना चाहती थी, मगर कैसे जानती? सोचती हुई वो अपने कमरे में चली गई। वहीं वो अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ कर चीख रहा था। कप उसने जमीन पर पटका और जोर से चिल्लाया, ये यादें, ये मेरी जान ले लेंगी। भगवान मेरी याददाश्त छीन लो। मगर उसका दिमाग कुछ भी भूलने को तैयार नहीं था। जिंदगी में पहली बार उसे अपने तेज दिमाग पर अफसोस हुआ था। उसे यहाँ रहते हुए पूरा 1 महीना होने वाला था। इस बीच वेदांत का रवैया उसके साथ बहुत बदल चुका था। वो अपने बर्ताव की माफ़ी भी मांग चुका था, जिस पर सब लोग हैरान थे। अब वो रोज़ उससे कुछ न कुछ वक्त उसके साथ गुजारने लगा था। न जाने क्यों, शायद वो उसे अच्छी लगने लगी थी। जबकि ईशा भी उसकी प्यारी भरी बातों से धीरे धीरे अपना आप खोती जा रही थी। भगवान जी, ये कितना प्यारा बोलता है, उसका दिल कहता, बस इसे सुनती रहूं। उसके शब्दों में मोहब्बत की चाशनी होती थी, जो उसके दिल में शान से अब बैठ चुका था। रिया, क्या हुआ? इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया? सब खैरियत? वो सोया हुआ था जब रिया की कॉल पर तुरंत बताई गई जगह पर पहुंच गया। सामने ही रिया थी। वो किसी लड़के के साथ खड़ी थी, मगर उसने लड़के को नज़रअंदाज किया और उसकी ओर बढ़ी। मुस्कुराती आंखों से उसे देखते हुए बोली, तुम्हें कुछ बताना था। उसकी बात पर वो नासमझी से उसे देखने लगी, मगर वो समझ नहीं पाया। जब रिया उस लड़के का हाथ थामकर अचानक उसके गले लग गई और उसका दिल एकदम जलकर राख हो गया था। रिया? वो बेयकीनी से रिया की तरफ देखने लगा। जब वो जोर से हंस पड़ी तो जैसे उसके सीने में किसी ने खंजर उतार दिया हो। लग रहा है न झटका? वो आंखें चमकाते हुए बोली। उसकी बात पर वो बेयकीनी से उसे देखता रह गया। इससे मिलो, ये है मेरी ऑफिशियल मोहब्बत। कहते हुए वो उस लड़के का इंट्रोडक्शन करवाने लगी। उसकी हंसी की गूंज हर्षित के सीने को चीरती चली गई। उसे लगा जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। तुम ये क्या कह रही हो? वो फटी फटी निगाहों से उसे देखता रह गया। तभी वो उसके बिल्कुल करीब आई। उसके गाल पर अपनी उंगलियां ट्रेस करते हुए बोली, पहले पहल मुझे देखे बिना मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना तुमने? तो मैंने भी सोचा क्यों ना तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसाया जाए। उसकी उंगलियों का स्पर्श उसके गाल पर था, मगर उसके दिल में मानो किसी ने आग भर दी हो। वो लगभग बेजान होकर फुसफुसाया, तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी? ये सवाल पूछते हुए उसे ऐसा लगा जैसे उसका अस्तित्व किसी गहरे अंधे कुएं में गिर गया हो। उसकी मासूमियत पर वो जोरदार ठाका लगाकर हंस पड़ी। है ही क्या तुम में ऐसा जो तुमसे मोहब्बत की जाए? उसकी आंखें उसे ऊपर से नीचे तक नफरत से नाप रही थीं। नजरें जहर उगल रही थीं। जबकि जबकि हर्षित सिर हिलाकर करहा उठा, रिया, ये मजाक का वक्त नहीं है। प्लीज ये सब मत करो। मैं सचमुच मर जाऊंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज में सिसकियां, मगर उसकी बात का उस पर रत्ती भर असर नहीं हुआ। उसने उसकी पीड़ा को अनसुना करके सामने वाले की बाहों में अपनी बाहें डाल दी। उसकी मुस्कान चाकू की तरह उसकी रग रग को चीर रही थी। कल शादी है हमारी, आ जाना वक्त पर। यह कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसकी हर कदम की आहट हर्षित के दिल में मौत का सा सन्नाटा भर रही थी और वो पीछे घुटनों के बल एकदम गिर पड़ा था। उसका दिल फट रहा था। उसकी आवाज़ गले से निकल नहीं रही थी। वो फिर जोर से दहाड़ा। लंबा चौड़ा मर्द उस रेस्टोरेंट के ठंडे फर्श पर गिरा हुआ था, अपने बाल नोचता, अपनी किस्मत को कोसता, पागलों की तरह चीख चीख कर रोता हुआ। उसके आंसू खून से ज़्यादा गर्म थे। उसकी आवाज़ किसी तड़पते जानवर जैसी। आसपास खड़े लोग ठहर ठहर कर उसे देखते, अफसोस करते, मगर कोई भी आगे बढ़कर उसे थामने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसकी तन्हाई और टूटन उस पल पूरी दुनिया के शोर से भारी थी। डायरी का हर पन्ना वेदांत के आंसुओं से गीला हो रहा था। हर शब्द चुभता हुआ था। हर पंक्ति एक जख्म बन रही थी।
वो पढ़ रहा था मगर ऐसा लग रहा था मानो वो खुद उस मंजर को देख रहा हो। उसके दोस्त के दर्द में वो भी डूब रहा था। हर्षित ने अपने जीने के हर पल को इस डायरी में यूं उतारा था कि पढ़ने वाला सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि उसे जीता था, महसूस करता था। रिया की बेवफाई का जहर उसकी रगों में इतना गहरा उतर चुका था कि वो इसे सह न सका और अपनी जान ले ली। और जब से हर्षित की मौत हुई थी, वेदांत ठाकुर की जिंदगी में भूचाल आ गया था। वो रोते रोते एक पागल बन चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। वो अब इंसान नहीं रहा था, एक दरिंदा बन चुका था। उसका मकसद सिर्फ एक था, रिया को बर्बाद करना। रिया जिसने उसके दोस्त को मारा था, उसकी हंसी में उसे दफनाया था और उसकी मोहब्बत को मजाक बना दिया था। वो अब उसके कातिलों को छोड़ने वाला नहीं था। आप कब तक तैयार होंगी? वो जो अपनी मेकअप को आखिरी टच दे रही थी, अचानक आफत पर बौखलाई। पीछे ही दरवाजे के साथ वेदांत आंखों में मोहब्बत का समंदर लिए उसे देख रहा था, जबकि उसके यूं देखने पर वो शर्माई, लजाई और फिर जल्दी से ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुड़ गई। हो गई, बस हो गई। उसकी तरफ पीठ किए हुए उसने जल्दी जल्दी अपने गालों पर ब्लश किया था। लाल सेब जैसे गाल और भी लाल हो गए थे। कांच जैसी हरी आंखों पर हाथों का हुनर और भी कहर ढा रहा था। लाल होठ मुस्कुराहट में ढले उसके दिल पर बिजलियां गिरा रहे थे। घर में सब लोग इस शादी पर गए हुए थे। ईशा को वेदांत ने पहले ही मना कर दिया था कि उसे घर वालों के साथ नहीं जाना है, और इसीलिए उसने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया था। और वेदांत से तो घर में किसी की पूछने की कोई हिम्मत ही नहीं थी। वो तो अपने मन का मालिक था। अब सबके जाने के बाद वो उसे कहीं लेकर जा रहा था। लेकिन वेदांत, हम कहाँ जा रहे हैं? हर तरफ अंधेरा महसूस करती वो डरी हुई बोली। तभी वो पीछे से उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में ले गया। जान, इतना डर क्यों रही हो? अंदर चलो, एक सरप्राइज प्लान किया है तुम्हारे लिए, मोहब्बत से कहते हुए वो उसे भीतर ले गया। वो उस पर यकीन करती कदम दर कदम उसके साथ बढ़ गई। यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। उसे लॉन्ज में एक सोफे पर बिठाते हुए वो साइड में गया और किसी को कॉल करने लगा। फिर उसकी ओर लौटा। वो उसे लगातार देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी मोहब्बत थी। ऐसे क्यों देख रहे हो? बताइए ना, क्यों आए हैं हम यहाँ पर? वो अपनी उंगलियों से खेलते हुए धीरे से पूछने लगी। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया। अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। वो उसके करीब आकर उसके पैरों के पास बैठा और उसके हाथ थाम कर बोला। वो उसे गौर से देखती रही। प्लीज़ बताइए ना। उसके शब्द अधूरे से थे। न जाने क्यों उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। जान, मेरी जान, उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला। शादी कर रहे हैं हम दोनों। उसके चेहरे पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो उसे देखे जा रही थी। शादी? शब्द जैसे टूट टूट कर उसके होठों से निकले थे। वो बेहद सुकून से मुस्कुराया और सर हाँ में हिला दिया। लेकिन क्यों? वो फौरन अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। पल भर में ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब वो उसे वापस सोफे पर लेकर बैठा, उसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेकर उसे छूने लगा। क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसीलिए। वो उसके आंसू साफ करता हुआ बोला, जिस पर वो सर धीरे से हाँ में हिला गई। लेकिन ये ठीक नहीं है। रिया भी यहाँ नहीं है, कोई नहीं है। हम ऐसे कैसे? वो पैनिक होते हुए बोले जा रही थी। वो आगे बढ़ा, उसके होठों के बिल्कुल करीब अपने होठ लाते हुए बोला। मेरी जान, मेरी जान, क्यों मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं इस रिश्ते को जायज़ रिश्ता बनाने से पहले ही कोई शरारत कर दूं और इस रिश्ते को दागदार कर दूं? उसके नरम गुलाबी होठों को गहरी निगाहों से देखता हुआ वो बोला। उसकी बात पर वो शर्म से निगाहें झुका गई। ये ठीक नहीं है वेदांत। उसने कुछ कहना चाहा मगर उसने उसके होठों पर उंगली रख दी। मुझसे मोहब्बत करती हो ना? वो उससे पूछने लगा, जबकि ईशा ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, अब भी पूछ रहे हो? जब तुम्हारे साथ बिना जाने एक अनजान जगह पर चली आई हूँ तो और भी सबूत चाहिए। उसकी आंखों में जवाब देखकर वो दिलकशी से मुस्कुराया था। है ना मोहब्बत? दोबारा सवाल दोहराया। उसने सर हाँ में हिलाकर धीमे से कहा, है मोहब्बत। फिर उसने उसके हाथ थाम लिए, अपने होठों तक लाते हुए बोला, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मोहब्बत अब एक जायज़ रिश्ते से जुड़ रही है। वो उसे मोहब्बत से समझाने लगा। कुछ पल के बाद वो खामोश रही, फिर बोली, लेकिन वेदांत, सबके बगैर इतना बड़ा कदम उठाना? वो उसे कुछ समझाना चाह रही थी मगर उसने उसे फिर से चुप करा दिया। कोई सबके बगैर नहीं, हम अपना ग्रैंड रिसेप्शन करेंगे ना सबके साथ मिलकर। तो फिर चलो, अब तैयार हो जाओ, पंडित जी भी आने वाले हैं। उसने उसके गाल थपथपाते हुए कहा। उसकी बातें जैसे जादू कर गई थीं और वो सर हाँ में हिला गई। सच में शादी करना कोई गुनाह तो नहीं था, बल्कि ये तो उसकी मोहब्बत की जीत थी।
तभी तो उसकी बात मानकर वो शादी के लिए राजी हो गई। कुछ ही देर बाद पंडित जी और उसके कुछ करीबी दोस्त आ गए थे। मंत्रों की गूंज में 7 फेरे लेकर वो दोनों एक खूबसूरत रिश्ते में बंध गए। कुछ देर पहले जो उसके लिए अजनबी था, अब उसकी जिस्मो जान का मालिक बन चुका था। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आते ही गहरी सांस लेते हुए बोली। उसकी बात पर वो उसे शौक से देखने लगा। वो मतलब घर जाना था ना हमें। वो शर्म से लाल होते हुए सफाई देने लगी। उसकी आंखों में मचलते जज्बात देखकर वो बुरी तरह परेशान हुई थी। वो धीरे से हंसा। यार अभी बीबी के साथ वक्त तो गुजारने दो थोड़ा सा। वो आगे बढ़ा, अपनी शर्ट उतार कर फेंकी और एक ही झटके में उसके करीब पहुंच गया। अचानक इस आफत पर वो बुरी तरह बौखलाई। वेदांत, वो धीमे से बोली। यस मेरी जान। उसकी गर्दन पर अपनी नाक रगड़ते हुए वो बुरी तरह कुर्बान हो गया। एक हाथ से उसके दुपट्टे की पिन निकाली और दुपट्टा दूर जा गिरा। ये क्या कर रहे हैं आप? वो हैरत से उसे देखती हुई बोली। वो उसकी आंखों में देखते हुए गहरे सुकून से बोला। सुकून हासिल कर रहा हूँ। फिर उसके लाल भरे भरे होठों को अपनी पकड़ में लेकर उसे मचलने पर मजबूर कर गया। पहली बार किसी मर्द का स्पर्श महसूस करते ही उसके पूरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ गई। जब उसके नरम मुलायम होठों का जाम पीते हुए वो बुरी तरह मदहोश हो गया था। उसकी शिद्दत से बरसती मोहब्बत हर लम्हे उसे भी बेसुध करती जा रही थी। वो उसके होठों को अपनी पकड़ में कैद कर दांतों से हल्का सा कट दे गया, जिससे उसकी सिसकियां और तेज हो गईं। एक हाथ से उसकी मुलायम धड़कनों को सहलाता हुआ वो उसे बुरी तरह मदहोश कर रहा था। वेदांत प्लीज़। उसके होठों से मुश्किल से अपने आप को छुटाती वो पीछे हुई थी। शर्म के मारे सर नहीं उठा पा रही थी। उसकी हल्की सी आवाज़ में बेचैनी और मोहब्बत की तड़प साफ झलक रही थी। वो उसकी मासूमियत पर सर हिलाते हुए और भी बेकाबू हुआ। एक झटके में उसने उसे बेड की ओर धकेला। खुद को अचानक बेड पर गिरा पाकर वो घबराकर चीख पड़ी और उसकी तरफ देखने लगी। वेदांत, आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? उसकी आंखों में लाल डोरे थे जो साफ बयां कर रहे थे कि वो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्या करने का इरादा रखते हैं आप? वो कांपती हुई आवाज़ में पूछने लगी। उसकी निगाहों में डर, मोहब्बत और भरोसा एक साथ झलक रहा था, जबकि वो उसकी बात पर उसकी शर्ट को एक झटके से उसके वजूद से अलग करता उसके सवाल का जवाब दे गया था। जबकि वो उसकी हरकत पर बौखलाती अपने बाजुओं को सीने पर बांधती खुद को उससे छुपाने लगी। ये मत करो यार। उसे अपना वजूद खुद से छुपाते देखकर वो उसके कान के करीब आते हुए धीरे से सरगोशी करते हुए कहने लगा। फिर उसके बाजू को अपनी पकड़ में लेकर उन्हें ऊपर की तरफ फोल्ड कर गया, जबकि वो अपनी हालत पर शर्म से लाल पड़ती आंखें बंद कर गई और वेदांत ने उसकी झुकी लंबी घनी पलकों की झिलमिल को अपने होठों से छू लिया। वेदांत, ये गलत है। ठीक है, मैंने तुम्हारे कहने पर शादी कर ली, लेकिन अभी घर वालों को कुछ नहीं पता है। वो उसे समझाना चाहती थी जब वो फिर से उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया। अपनी शिद्दत उसके नरम होठों पर उतारने के बाद वो फूलती सांसों से उसके कान के करीब झुका था। मेरे लिए बस ये शादी मायने रखती है। तुम मेरी पत्नी हो और अब तुमसे सुकून हासिल कर सकता हूँ मैं। वो साफ शब्दों में बोला था, जबकि उसका मतलब जानकर वो होठ भींच कर रह गई। वो सही कह रहा था। वो उसका पति था और उसकी तलब पर उसे इनकार नहीं कर सकती थी। तभी बिना कुछ बोले उसके गले में अपनी बाहों की पकड़ मजबूत कर दी। उसकी मर्जी देखकर वो मुस्कुराता हुआ उसके माथे पर होंठ रख गया। कुछ ही देर में उसकी आंखों को चूमने के बाद उसकी गर्दन की तरफ आता, वहां अपने होंठ रखता उसकी गर्दन पर अपने स्पर्श की निशानियां छोड़ने लगा, जबकि उसकी पकड़ में वो बुरी तरह जबकि वो तड़पती मचलती उसे और भी मदहोश कर रही थी। उसकी गर्दन पर लाल निशान देता अब की बार वो उसकी नरम धड़कनों पर झुका था और बुरी तरह उनसे खुद को सुकून दे रहा था, जबकि उसकी मचलती हुई लबों से सिसकियां निकलने लगी थीं। उसके होठों से मदहोश सिसकियां सुनकर वो पागल हो उठा और उसे और खुद को हर पर्दे से आज़ाद करता तेजी से उसकी नाजुकी में उतरता दोनों की जान एक कर गया। उसकी इस बेरहम शिद्दत पर कई आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिरे थे। वो सारी रात उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता, उसे और ख़ुद को सुकून की इंतहा पर ले जाता और दुनिया जहान से बेगाना कर गया था, जबकि वो पूरी तौर पर ख़ुद को उसके हवाले करके उसकी शिद्दतें बर्दाश्त कर रही थी। वो उसकी मोहब्बत था, उसका पति था। उसको हक देते हुए उसके दिल में थोड़ी झिझक मौजूद थी, मगर उसकी मोहब्बत के आगे वो झिझक कहीं दूर जा सोई थी। वो उसके कानों में मोहब्बत से सरगोशियाँ उड़ेलता उसकी ज़िंदगी के ये पल यादगार बना रहा था, जबकि वो खुद को खुशकिस्मत लड़कियों में गिनती करती एक हक से इन प्यार भरे लम्हों को समेट रही थी।
पूरी रात वो उस पर टूट कर बरसा था, जबकि वो उसकी ही बाहों में उसी से शर्माती, उसी के सीने में पनाह लेती। उसे खुद का दीवाना कर गई थी। जान उठना नहीं है क्या? वो बेखबर सो रही थी। 4 बजे के करीब उसे सोने की इजाज़त दी थी उसने, और अब सुबह के 9 बज रहे थे जब वो फिर से उसके कान खाना शुरू हो गया था। वेदांत, सोने दो ना। वो बिना अपनी हालत का अंदाजा किए उसमें सिमटती हुई सो रही थी। थोड़ी ही देर में जब उसके नाजुक वजूद को अपने सीने से लपेटते हुए महसूस किया तो वेदांत के जज्बात फिर से बेकाबू हो उठे। उसकी नज़रें ईशा पर टिक गईं, जो सारी रात उसकी शिद्दतें सहने के बाद अब एक मासूम सी नींद में डूबी हुई थी। अचानक उसने उसे अपने नीचे किया और फिर से उसके ऊपर आया तो ईशा चौंक कर उसकी आंखों में देखने लगी। वेदांत प्लीज़, रात भर भी चैन से सोने नहीं दिया। और अब फिर वो उसे पीछे धकेलती हुई बेबसी से बोली। उसकी मजबूरी पर हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर उभर आई, मगर अगले ही पल ईशा ने झुंझलाहट में उसके सीने पर अपने दांत गड़ा दिए। आह जान! वेदांत हल्की सी सिसकी लेकर हंसा और बदले में ब्लैंकेट हटाकर उसी जगह पर उसने भी अपने दांत गड़ा दिए जहां पर ईशा ने काटा था। अब हुई बराबरी। वो उसके कानों में झुककर धीमे से बोला तो ईशा की सांसें बेकाबू हो उठीं। उसकी ये बेबाकी उसे शर्म से लाल कर गई थी। रात के सारे मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गए। वो झट से ब्लैंकेट मुंह पर लपेट कर उससे छुपने लगी तो वेदांत जोर से हंस पड़ा और उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटा गया। अब छुपने का क्या मतलब? सब कुछ तो देख चुका हूँ, उसने शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो ईशा शर्म से लाल हो गई थी। ईशा ने कांपते होंठ खोले और धीमी सी आवाज में बोली, वेदांत एक बात पूछूं? उसकी मासूमियत और हिचकियों भरे लहजे ने उसका दिल पिघला दिया। वेदांत उसकी गर्दन पर अपनी नाक रगड़ते हुए आंखें मूंदते हुए सुकून से बोला, पूछो। जब वो उसका चेहरा अपनी गर्दन से निकाल कर सामने ले आई तो उसकी आंखों में कई सवाल तैर रहे थे। उस रात वो बालकनी में क्यों चीख रहा था, ये पूछना ईशा नहीं चाहती थी, मगर एक उलझन उसके दिल को खाए जा रही थी। और फिर वो पूछ बैठी। उसकी बात सुनते ही वेदांत एकदम पत्थर हो गया। यानी उसने देख लिया था। उसके चेहरे का रंग पल भर में बदल गया। पास्ट की कई यादें उसके दिमाग में लहराने लगीं। आंखें गुस्से और शिद्दत से लाल हो उठीं। वो अब तक अपने अतीत को नज़रअंदाज किए हुए था, मगर ईशा का पूछना उसके जख्मों पर नमक छिड़क चुका था। कुछ नहीं जान, वो सब यूं ही बेकार था। खुद पर काबू पाता उसके लिए अब मुश्किल हो रहा था, वरना उसके अंदर का दरिंदा फिर से जाग जाता। उसे यूं टूटता देख ईशा उसके होठों पर अपने होठ रख गई और बड़ी ही मोहब्बत से बोली, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके दर्द पर मरहम बन सकती हूँ। उसकी मासूम आवाज़ सुनकर वेदांत की निगाहें और भी सख्त हुईं। मरहम? और तुम? भला जख्म देने वाले भी कभी मरहम बनते हैं क्या? वो ये बात बस सोच कर रह गया था। उसकी आंखों में उसकी मासूम मोहब्बत तैर रही थी, मगर दिल में कड़वी हंसी गूंजी थी। खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए उसने गहरी सांस ली और माथे पर होंठ रखकर बोला, मेरी जान, मुझे कोई गम नहीं है। उसकी बात पर ईशा हल्का सा मुस्कुराई और निगाहें मोड़ लीं, मगर वेदांत अपने भीतर फटती नसों को काबू में रखने के लिए फिर से उसी में खोने लगा। उसे जब दोबारा से उसका मूड बदलता दिखा तो ईशा घबराकर उसे रोकने लगी। प्लीज़ अब नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ टूट सी रही थी, मगर वेदांत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग की नसें दर्द से तड़क रही थीं, मानो काट खाने को दौड़ रही हों। फिर भी उसने खुद को बर्दाश्त किया। उनकी शादी को 2 महीने हो चुके थे। इस दौरान वो कई बार उससे रिश्ता बना चुका था, कभी दिन में तो कभी रात में, मगर घर वालों के सामने ईशा के चेहरे के हाव भाव कुछ और ही कहानी कहते थे। अब वो यूनिवर्सिटी भी जाना शुरू कर चुकी थी। आज भी हमेशा की तरह सुबह का दिन था। नाश्ते की मेज पर बैठी थी कि अचानक उसका दिल बुरी तरह खराब हुआ। मुंह पर हाथ रखकर वो वॉशरूम की तरफ भागी थी और बास बेसिन पर झुककर लगातार उल्टियां करने लगी। ईशा, क्या हुआ बच्चे? सुनैना जी उसकी हालत देखकर घबराहट में सवाल कर बैठी। ईशा ने मुंह पोंछते हुए थकी सी आवाज में कहा, पता नहीं आंटी, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसकी हालत देखकर सुनैना जी का दिल अनजाने डर से धड़क उठा। रुको, मैं डॉक्टर को बुलवाती हूँ, वो चेक कर लेगी। कहते हुए उन्होंने उसे सहारा देकर सोफे पर बिठाया, जबकि ईशा वहीं निढाल से बैठी अपनी हालत से परेशान थी। कुछ ही देर में एक लेडी डॉक्टर वहां पहुंची और ईशा का प्रॉपर चेकअप करने लगी। तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। क्या हुआ डॉक्टर, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? सुनैना जी ने हैरत से पूछा।
डॉक्टर ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बहू तो माँ बनने वाली है। डॉक्टर की बात पर जैसे पूरे घर पर आसमान टूट पड़ा। ईशा भी अविश्वास में डॉक्टर की तरफ देखती रह गई और फिर कांपती निगाहों से वेदांत की ओर मुड़ी थी। उसका दिल इस खबर पर एक अजीब से अंदाज में धड़क उठा, जबकि नीरज की आंखें हैरत और अविश्वास से फैल गईं। आप सच कह रही हैं? मतलब आपको कोई गलतफहमी तो नहीं? सुनैना जी ने आखिरी उम्मीद से पूछा था। डॉक्टर ने उन्हें हैरत से देखा और बोली, जी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये सचमुच उम्मीद से है। डॉक्टर की बात पर कमरे में सन्नाटा सा खिंच गया। नीरज ने डॉक्टर को बाहर आने को कहा और जैसे ही वो बाहर गई, सरला जी गुस्से में ईशा पर टूट पड़ी। उसके गालों पर थप्पड़ों की बारिश करते हुए गरज उठी, किसका गंध पाल रखा है तुमने? किसका पाप हमारे सिर मर रही हो? किसके साथ नाजायज ताल्लुकात हैं तुम्हारे? वो बार बार चीखती रहीं। ईशा रोते हुए सफाई देने की कोशिश करती रही, मगर कोई भी उसे सुनने वाला नहीं था। तभी सुनैना जी आगे बढ़ी और ईशा को बाहों में झकझोरते हुए बोली, किसका बच्चा है ये? बोलो, किसकी औलाद है ये? उनके शब्दों में अविश्वास और यकीन के टूटने की खाई साफ झलक रही थी। ईशा सिसकते हुए वेदांत की तरफ बढ़ी, उसकी आंखों में उम्मीद थी। आप चुप क्यों हैं वेदांत? कुछ बोलते क्यों नहीं? ये बच्चा तो आपका है ना? उसने कांपते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वेदांत ने झटकते हुए गुर्राकर कहा, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। न जाने किसका गंदा खून है तुम्हारे पेट में, किसकी नाजायज औलाद है जिसे मेरे सिर थोपना चाहती हो। उसकी बात पर ईशा की आंखें हैरत से फैल गई थीं। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या वेदांत, उसका अपना पति, इस बच्चे को मारने से इनकार कर रहा था? उसके कानों में सुनैना जी की चीख गूंजी। बोलो ईशा, जवाब दो, किसका बच्चा है ये? और ये वेदांत से क्या पूछ रही हो? किसकी गंदगी अपने पेट में पाल रही हो तुम? ईशा उनके शब्दों पर टूट कर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू धार की तरह बहने लगे। उसने पहली बार चीख कर कहा, ये अपवित्र नहीं है आंटी, ये पवित्र है। ये तो इस दरिंदे का बच्चा है जो इसी हवेली में रहता है और अब खामोशी से मेरी इज्जत का तमाशा देख रहा है। उसके ये बोलते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवेली की दीवारें जैसे उसकी चीखों से कांप गईं। और तभी हवेली के बाहरी गेट से रिया अपनी बहन की चीख सुन चुकी थी। वो दौड़ती हुई अंदर आई और सामने देखा तो ईशा जमीन पर टूटी बिखरी बैठी थी। रिया ने कांपती आवाज में कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? उसी वक्त वेदांत गुस्से से दहाड़ा। उसकी दहाड़ पर ईशा मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कुराहट में दर्द से भरी एक दास्तां थी। इनकी पत्नी हूँ मैं और मेरे बच्चे के बाप यही हैं। ईशा अपनी जगह से उठते हुए चिल्लाई, जबकि बाकी सबको सांप सूंघ गया था। ओ शट अप, किसका गंदा खून? मेरे सिर मर रही हो। जैसी तुम्हारी बहन वैसी ही तुम निकली। निकल जाओ मेरी हवेली से। वेदांत गुस्से से चीखा और उसे धक्का देने लगा। तभी रिया ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के लिए ऐसे घटिया शब्द इस्तेमाल करने की? वो उसका गिरेबान पकड़कर दहाड़ी, मगर वेदांत ने झटका देते हुए और भी ऊंची आवाज में कहा, जैसी तुम्हारी हिम्मत हुई थी मेरे दोस्त हर्षित को धुतकारने की, उसके साथ घिनौना खेल खेलने की। ये कहकर वो रिया को जमीन पर धकेल चुका था। रिया संभलते हुए कांपती हुई आवाज में बोली, हर्षित? उसके लबों से नाम सुनते ही वेदांत पागलों की तरह हंसा और बोला, हाँ हर्षित, जिसे तुमने मोहब्बत के जाल में फंसाकर अपना दीवाना बनाया और फिर उसे छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई। उसकी बात पर रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये सब तुम्हें कैसे पता? वो हकलाते हुए बोली। वेदांत की आंखों में आंसू भर आए। वो चीखते हुए बोला, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, मेरा जिगर था, मेरे दिल का टुकड़ा, और तुम्हारी बेवफाई ने उसे मार डाला। वो टूट कर जमीन पर बैठ गया। इस वक्त तो हर कोई ईशा के बच्चे की बात को भूल चुका था। ईशा खुद अपनी बहन और वेदांत के बीच के इस राज को उलझे मन से समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही थी वो चाहकर भी उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तो इसका मतलब तुमने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए शादी की, ये मोहब्बत का खेल खेला? वो कांपती आवाज़ में सोचते हुए पीछे हटने लगी। आह, किस्मत भी ऐसी है उसकी। भला कोई मुझसे सच्चा प्यार क्यों करेगा? मैं ही नादान थी जो उसके धोखे और झूठी मोहब्बत को सच मान बैठी। वो टूटी सांसों में बुदबुदाई। सबका ध्यान अभी भी वेदांत और रिया पर था। रिया की आंखों से खून उतरने लगा था। वो गहरी आवाज़ में बोली, मेरी बहन के साथ जो किया वो सिर्फ इसलिए था कि तुम उससे बदला ले रहे थे। मेरा बदला? उसकी आवाज़ जैसे गहरे कुएं से निकल रही थी। वेदांत की आंखें पागलपन से चमकी और वो चीख कर हंसा।
हाँ हाँ, वो मेरी पत्नी है, बच्चा भी मेरा है। उससे शादी मैंने सिर्फ अपने दोस्त का बदला लेने के लिए की थी, लेकिन इस रास्ते पर चलते चलते मैं सच में उससे मोहब्बत करने लगा। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे, मगर लहजे में नफरत घुली हुई थी। मोहब्बत करता हूँ उससे, अपने आप से भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी न मैं उसे अपनाऊंगा और न उसके बच्चे को। वो तड़पेगी। हाँ, जैसे मेरा दोस्त हर्षित तड़प तड़प कर मरा था, वैसे ही वो भी तड़पेगी। मोहब्बत होते हुए भी कभी उसे अपना नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसकी तड़प तुम देखोगी तो तुम भी तड़पोगी रिया। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था और तभी सुनैना जी से रहा न गया। वो आगे बढ़ी और गुस्से में उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? उस मासूम बच्ची को बर्बाद करते हुए, उसे बदनाम करते हुए शर्म नहीं आई? वो कांपते हुए लहजे में बोली, मगर वेदांत ने उन्हें पीछे करते हुए कहा, हाँ नहीं आई शर्म। मुझे कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि मैंने अपना दोस्त हर्षित खोया है। उसकी सिसकियाँ मुझे सोने नहीं देती मॉम। मैं कई सालों से चैन की नींद नहीं सोया। उसकी आत्मा मुझे सोने नहीं देती। जब भी आंखें बंद करता हूँ उसे तड़पते हुए देखता हूँ। उसके नोचे हुए बालों वाला चेहरा, उसकी चीखें। वेदांत की आवाज़ में दर्द था। सुनैना जी रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख गईं। अपने ही खून को गंदगी कहते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपा? अपने ही वजूद के हिस्से को किसी और की नाजायज औलाद कहते हुए तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाई? वो पागल सी होकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने लगी और तभी रिया की आवाज़ गूंजी, ईशा कहाँ है? सब एकदम रुक गए। वो हैरान से चारों तरफ देखने लगी। उसके सवाल पर वेदांत ने झटके से सिर उठाया था, मगर ईशा कहीं नहीं थी। किसी एहसास की शिद्दत से उसका दिल जोर से धड़का और वो पागलों की तरह हवेली का हर कमरा खंगालने लगा, मगर ईशा कहीं भी नहीं थी। उसकी इस बेतहाशा बेचैनी को देखकर सुनैना जी कड़वी हंसी हंसी। जब थी तो कदर नहीं थी, अब जब चली गई तो पागल हो रहा है। सरला जी शर्म से सिर झुकाए बैठ गईं। वो हमेशा अपने पोते का साथ देती आई थी, मगर आज उसी पोते ने उनका सर यूं झुका दिया था कि वो दोबारा सिर उठाने के काबिल नहीं रही थी। और तभी रिया चीखी, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ वेदांत ठाकुर, तो मैं तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर दूंगी। उसकी चीख पर वेदांत के कदम रुक गए। वो ठंडी आवाज़ में बोला, ऐसी बातें कम से कम तुम्हारे मुंह से तो अच्छी नहीं लगती। और फिर वो तेजी से बाहर भागा। पीछे सब ईशा की खैरियत की दुआएं मांगने लगे। 3 दिन बीत गए, सब जगह तलाश किया, पर ईशा का नामो निशान नहीं मिला। वो टूटे दिल के साथ आज भी मायूस हवेली लौटा था, जहाँ रिया सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। तुमने मेरी मासूम बहन से बदला लेकर अच्छा नहीं किया वेदांत। वो बेकसूर थी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। वेदांत कुछ बोले बिना अंदर की ओर बढ़ा, तभी रिया की आवाज़ ने उसे रोक दिया। हर्षित से मुझे आज भी मोहब्बत है वेदांत। उसकी आवाज़ पर वो एकदम ठिठका, फिर लंबे लंबे कदम भरते उसके सामने पहुंचा और उसका चेहरा अपनी पकड़ में दबोच लिया। उसका नाम मत लेना। उसकी आंखों से जैसे खून टपक रहा था, मगर रिया उसकी गिरफ्त में हंस दी। मेरे अंदर बाहर हर जगह सिर्फ उसी का नाम है, उसी की गूंज है। उसकी आवाज़ दर्द से कांपी। वेदांत अविश्वास से उसे देखने लगा। मैंने जो कुछ किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया था वेदांत। उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। वो विपुल, उसने अपने पति का नाम लिया और वहीं ढह गई। उसने धमकियां दी थी मुझे, कहा था कि अगर मैं उसके अलावा किसी और की हुई तो वो हर्षित को मार देगा, ईशा को मार देगा, माँ पापा को मार देगा। लेकिन मैं उसकी धमकियों को कभी सीरियस नहीं लेती थी। फिर एक रात उसने हर्षित पर हमला करवा दिया। उस रात मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ। तब हर्षित बच गया था और मैं भी कुछ समय बाद उस हादसे को भूल बैठी थी। लेकिन फिर उसने माँ पापा पर अटैक करवा दिया और वो बच नहीं सके। हम उनकी मौत को एक हादसा समझ रहे थे, मगर वो हादसा नहीं था। वो जानबूझकर करवाया गया कत्ल था। फिर भी मैंने हर्षित को नहीं छोड़ा। तब उसने ईशा को कैद कर लिया और उसकी रिहाई की शर्त यही रखी कि मैं उससे शादी करूं। अपनी बहन की खातिर मैंने ये कदम भी उठा लिया। हर्षित की मोहब्बत में माँ बाप कुर्बान कर दिए, लेकिन बहन को कुर्बान नहीं कर सकती थी। अगर बहन भी चली जाती तब भी हर्षित को मार देता। मैं क्या करती? मैं टूट गई थी, मगर उसके सामने झुक गई। वो एक दरिंदा था जिसने मेरी बहन को अगवा करके उसकी इज्जत की धमकियां दी थी मुझे। और आज तुमने भी उसी बहन को इस्तेमाल करते हुए उसे मुझसे छीन लिया। रिया रोते हुए हकीकत बता रही थी। पूरी सच्चाई जानने के बाद वेदांत ठाकुर शर्म से गड़ गया। सही कहते हैं, हर नज़र आने वाली चीज़ सच नहीं होती।
हर्षित की बातों और उसकी डायरी पर आंख मूंद कर भरोसा करके उसने उस नाजुक सी जान पर सितम ढा दिए। खुद से उसे नफरत होने लगी। असली जालिम रिया नहीं, जालिम तो वेदांत ठाकुर था। वो बेजान से अपने कमरे की ओर चला गया। अपनी बीवी और बच्चे को खोकर जो वो जुल्म कर चुका था, उसका पछतावा अब उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। वो रोज ईशा को ढूंढता, रोज तलाश में भटकता, सुबह निकलता और शाम को मायूस लौटा था। पागल हो गया था, बावला हो गया था। सुनैना जी और सरला जी उसे समझाने की कोशिश करती, मगर उसे किसी भी पल होश नहीं था। 4 साल, पूरे 4 साल गुजर गए। हर कोई अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया था। नीरज ने डूबते हुए बिजनेस को दोबारा संभाला और अपनी मेहनत से खड़ा कर दिया। वक्त की मार ने सरला जी को और भी बूढ़ा कर दिया। अपने पोते की हालत ने उनका जीना मुहाल कर दिया था। आदि, तंग मत करो चाचू को, कॉल की है ना, वो आ जाएंगे। ईशा आदि की जिद पर झुंझलाती हुई बोली, मगर आदि रोता ही रहा। ईशा उसे चुप कराने के लिए गोद में लेकर बाहर आई। आ गए चाचू, वो मुस्कुराती हुई बोली ही थी कि सामने खड़े इंसान को देखकर उसके कदम जड़ हो गए। 4 साल बाद वे दोनों आमने सामने थे। एक की आंखों में हसरत, पछतावा और मोहब्बत थी, तो दूसरे की आंखों में नफरत, जुनून, बदला और तिरस्कार। मोहब्बत, बस मोहब्बत गायब थी। ईशा दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि पीछे से रिया और बाकी सब भी वहीं पहुंच गए। सबको एक साथ देखकर ईशा बुरी तरह चौंक गई थी। रिया आगे बढ़ी, ईशा को गले लगाया और उसका हालचाल पूछने लगी। वेदांत ने गौर से दोनों को देखा, मगर दोनों के बीच पहले जैसी गर्मजोशी ही थी। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो पहली बार मिल रही हों। तभी आदि हंसते हुए उसकी ओर बढ़ा और हाथ मिलाया। ईशा उसे अपनी गोद में समेटते हुए मुस्कुरा दी। उनके बीच की नज़दीकी देखकर वेदांत का दिल कसक उठा और वो रिया की तरफ मुड़ा। तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो? उसने ठंडी आवाज़ में पूछ लिया। रिया आंखें घुमाती बोली, हाँ तो मेरी बहन का घर है। वेदांत के दांत भिज गए। ये बहन का घर तब कहाँ था जब मुझे रोज़ झूठी तसल्ली देती थी? जब मेरा खून जलता था तब कहाँ थी? वो दांत पीसते हुए गुर्राया, जिस पर वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ हिलाकर बोली और वेदांत को साइड होने का इशारा कर दिया। इधर पकड़ाओ मेरा बेटा। वेदांत अपने बेटे को देखकर तड़पती प्यासी नज़रों से उसे मांगने लगा। तभी पीछे से ईशा की ठंडी आवाज़ गूंजी, मेरे बेटे को कोई भी पवित्र इंसान हाथ नहीं लगाए। उसकी बात सुनकर वेदांत के होंठ भिज गए। दादी की जान, यहाँ आओ मेरे पास। सुनैना जी की आवाज़ पर बच्चा उनकी ओर पलटा और झट से उनकी गोद में चढ़कर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों आपस में काफ़ी गहरी तरीके से घुले मिले हैं। ये सब देखकर वेदांत हैरान था। इसका मतलब आप सब लोग जानते थे कि वो यहाँ है? उसके सवाल पर सबके चेहरों पर दबी हुई मुस्कान तैर गई। कितने दोगले हो तुम सब। वेदांत का गला भर आ गया। हवेली में मुझे तसल्ली देते रहे, मुझे सब्र करने को कहते रहे, और यहाँ ये सब छुपा रहे थे। उसके शब्दों में टूटा हुआ शिकवा था। उसकी आंखों में गहराई से उतरती मासूमियत देखकर ईशा का दिल पल भर को धड़क उठा। वेदांत उसकी तरफ बढ़ा, उसकी आंखों में डूबते हुए बोला, मैं सच में माफ़ी मांग रहा हूँ ईशा। उसके होंठ कांप रहे थे। ईशा ने ठंडी हंसी हंसते हुए मुंह फेर लिया। माफ़ी? तुम्हारे जैसे लोगों की माफ़ी का कोई वजह नहीं होता। अगले ही पल वेदांत ने अचानक उसके पैरों पर गिरकर उसके पैरों को थाम लिया। ये क्या कर रहे हो? ईशा हैरान होकर पीछे हटी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे नहीं पता माफ़ी कैसे मांगी जाती है, लेकिन मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ ईशा। मैं हर पल जलता रहा हूँ, खुद को कोसता रहा हूँ। आज तुम्हारे कदमों में सर झुकाकर कहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसका गला रुंध गया था। सुनैना जी और सरला जी भी खामोश खड़ी थीं। जिस पोते ने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, आज वो अपनी पत्नी के कदमों में पड़ा था। ईशा की आंखें भीग गईं। वो कांपते हुए बोली, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था उसी दिन जब तुमने शराब छोड़ दी, जब तुमने गलत रास्ते छोड़कर भगवान के दर पर रोकर मेरे लिए दुआएं मांगी थी। मैं देख रही थी तुम्हारी तड़प, तुम्हारी हर पुकार। वेदांत हैरत से उसे घूरने लगा। ये सब तुम्हें किसने बताया? उसकी नज़रें दादी और फिर माँ की तरफ उठीं, जिन्होंने चुपचाप सिर ना में हिला दिया। फिर उसने रिया की तरफ देखा, मगर उसने भी इनकार में सिर झटका। और तभी अचानक उसकी नज़र नीरज पर गई। तो ये सब तूने किया था? वो मुंह बिगाड़ कर नाराज हुआ। नीरज मासूम मुस्कान के साथ बोला, सोचा था बता दूं तुम्हारी जुदाई ने तुम्हारे आशिक पर क्या असर डाला है। उसकी बात पूरी होते ही वेदांत का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उसे एक मुक्का जड़ दिया। कब से चल रहा है ये सब? वो जोर से गुर्राया। रिया ने ठंडी आवाज़ में सच उजागर कर दिया, तुम्हें पता भी है वेदांत, ईशा को यहाँ लाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही था।
उस दिन डॉक्टर को छोड़ते हुए रास्ते में इसे ईशा मिली थी और ये उसे अपने साथ यहाँ ले आया था, वरना सोचो ईशा इतनी जल्दी कहाँ जा सकती थी। और वेदांत का दिमाग चकरा गया। वो नीरज की तरफ बढ़ा मगर ईशा के आंसुओं ने उसे रोक लिया। बस करो वेदांत, ईशा की सिसकियों ने उसे जकड़ लिया। तुम्हारी गलतियों ने पहले ही मुझे तोड़ दिया है, अब और नहीं। वेदांत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने दिल में जगह दे दो ईशा। 4 साल की जुदाई ने मुझे मार डाला है। ईशा का दिल पिघल गया। उसने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। 4 साल बाद का स्पर्श वेदांत की आत्मा तक को सुकून पहुंचा गया। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। बाकी सब लोग उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। आधी मासूमियत से अपनी मौसी के कंधे पर सिर रखे सो चुका था। वेदांत और ईशा ने अपने बेटे की ओर देखा, फिर एक दूसरे की आंखों में, और फिर वेदांत ने कांपते होंठों से उसके माथे पर एक लंबा गहरा चुम्बन रख दिया। ये दृश्य इतना भरपूर था कि पूरे घर में सिर्फ दुआओं का सा सुकून छा गया। और उसी भरपूर पल के साथ सबने उनकी दर्दनाक जुदाई के सफ़र को अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।